हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सैन और आज आपका फिर से स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स इनकम टैक्स। हमारा चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी। हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा था कि इनकम किसे, सैलरी किसे बोलते हैं। जो भी हमारा बॉस हमें देता है किसी भी फॉर्म में, भले ही चाहे काइंड फॉर्म में हो या कैश फॉर्म में हो, उसे हम लोग सैलरी में यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था ग्रेचुइटी क्या बोलते हैं। ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाली लमसम धनराशि। उसके हम पढ़ा था पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो हम लोगों को मिलती है। उसके फिर पेंशन में हम लोगों ने एक पढ़ा था, एक छोटा सा पोर्शन जो था कंप्यूटेड पेंशन। कंप्यूटेड पेंशन अपन हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर क्या पढ़ा जल्दी से बताओ। जिन भी लोगों को ग्रेचुइटी मिली है उनके लिए 1/3, ठीक है। और जिन लोगों को ग्रेचुइटी नहीं मिली है उनके लिए 1/2। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, जो है हमारा ये वाला टॉपिक, लीव एनकाशमेंट। सबसे पहला आता है सवाल लीव एंड लीव से, तो ये समझ में आता है छुट्टियां। जी हाँ, आप है मानिए आपके पापा हैं, ठीक है। आपके पापा जॉब करते हैं, संडे की छुट्टी होती है। लेकिन कभी कभार देखा होगा ना आपने आपने अपने पापा को कि वो मतलब हाँ संडे को भी जा रहे हैं ऑफिस, या सैटरडे की ऑफ रहता है लेकिन तब भी सैटरडे को जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? जल्दी से बताओ आंसर। जी हाँ, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिल सके। मतलब वो छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं तो छुट्टी वाले दिन काम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा उन्हें पैसा मिलेगा। अब मेन सवाल आता है कि एक्स्ट्रा पैसा कब मिलता है। एक्स्ट्रा पैसा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। अगर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जब महीने का जब पेमेंट करते हैं, मतलब अगर प्राइवेट वाले में देखें तो ईयर एंडिंग की जो लास्ट डेट है उसको जब ड्यू हो जाती है सैलरी, तो ड्यू जो होती है ना सैलरी, उसी के अंदर जो लीव एनकाउंसमेंट है ना, जो छुट्टी वाले दिन भी जब आए थे उसका अमाउंट उसी के अंदर ही ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे आप टाटा कंपनी को ले सकते हैं, अडानी को ले सकते हैं, रिलायंस लिमिटेड को ले सकते हैं, और भी कई सारी कंपनीज हैं। ये सारे सारे अपने एम्प्लॉयज़ को जो लीव एनकाशमेंट, यानी जितने भी टाइम सर्विस उन लोगों ने सर्विस दी उस वाली ऑर्गेनाइजेशन में, आप आसान भाषा में ये समझिए, जैसे मानिए मैंने 14 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा और इन 14 सालों में मुझे कितनी छुट्टी अलाउड हुई? 300 छुट्टियां। पर मैंने ली कितनी? 120 छुट्टियां। यानी 300 छुट्टियां मुझे अलॉट हुई, 120 छुट्टियां मैंने ली, ठीक है। लेकिन 180 दिन ऐसे भी हैं जिस दिन छुट्टियां थी पर उस दिन भी मैं क्या करने आया, मैं काम करने आया। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीव एनकाशमेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा मतलब। तो आइए समझते हैं लीव एनकाशमेंट की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। देखो हर किसी में क्या एक ही चीज चलती है। ग्रेचुइटी में क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक चीज तो फिक्स है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा और एक मैक्सिमम लिमिट होगा। उसमें मैक्सिमम लिमिट थी, इसमें मैक्सिमम लिमिट है। और आगे वाली वाली जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है इसमें मैक्सिमम लिमिट होगी। उसके यहाँ फिर एक रिट्रीटमेंट कंपनसेशन और बचा हुआ, उसके अंदर भी मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा। जो भी आपके एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। अब मेन चीज आती है मैक्सिमम लिमिट, इसके अंदर क्या है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, ये ध्यान रखने वाली है। 3 लाख रुपए। हाँ जी। और ये जो लीव एनकाशमेंट है ना, केवल एक ही बार मिल सकता है। जैसे ग्रेचुइटी में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, होल लाइफ के लिए। पर ये एक ही बार। शादी कितनी बार होती है? एक बार होती है ना। तो बस उसी तरीके से ये भी एक बार ही मिलेगा, उससे ज्यादा लालच नहीं करना अपन को। ठीक है, उसके फिर 10th मंथ एवरेज सैलरी, इसका नीचे बताऊंगा। इसके नीचे क्या बताऊंगा अभी बताया तो क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए। ये रहा लिखा एवरेज सैलरी। आप लोग एक चीज समझ रही है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। समझ में आ रहा है? ब्रेकअप करो 10 महीने, ठीक है। 10 महीने अलग कर दो और एवरेज सैलरी अलग कर दो।
और अभी दोनों को एक साथ कंपेयर करो, 10 महीने की एवरेज सैलरी जो है। आइए समझते हैं सबसे पहले एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है। 10 मंथ एवरेज सैलरी, इसका एग्जांपल लेकर बता दो। जैसे मानिए 10 महीने है, पहले मेरी सैलरी थी 10K, 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 6 महीने हो गए, ठीक। फिर मेरी सैलरी बढ़कर हो गई 14K, 14K, 14K और 14K। चलो आ जाओ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये 10 महीने की मेरी सैलरी है जो मुझे मिली है, 10, 60, 60, 28, 56, 1,16,000 रुपए। अगर मैं एक महीने की लेता या तो मेरे पास 10,000 रुपये आती, ठीक है ना। अगर एवरेज मंथ की सैलरी लेने में यही फायदा है। या तो मेरे पास अगर एक महीने की लेता तो 10,000 रुपये आती, या मैं लास्ट के लेता तो 14,000 रुपये आती। लेकिन अब मेरे पास 10 महीने की एवरेज सैलरी मेरे पास आ गई है। कितनी आई है, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, 11,600 रुपये। ये होता है एवरेज सैलरी का मतलब, ज्यादा कुछ नहीं होता। देख लो एक बार, कुछ खास रोल नहीं है इस तरह से। खास रोल तो है लेकिन इतना तो मतलब कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा आसान से रहती है। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि सैलरी का मतलब क्या होता है। एवरेज सैलरी तो समझ में आ गई कि रिटायरमेंट से पहले की, मतलब हाँ एक सेकंड, इस वाली चीज को समझाना भूल गया। रिटायर जैसे मानिए 27 दिसंबर को हो, तो दिसंबर से पहले का 10 महीने। अब इसके अंदर पता है एक चीज क्या है, 27 दिसंबर को अगर आप, इस वाली 27 दिसंबर को आप रिटायर हुए हो, तो आपको पता है लीव एनकाउंसमेंट कब से कैलकुलेट किया जाएगा, 26 दिसंबर से। ठीक है, इससे पहले वाले महीने देखते हैं, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, एक सेकंड, मार्च से गिनिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फिर अपन लोग मार्च कौन सा लेंगे, जल्दी से बताओ। 27 से पहले वाले 26 लिए, तो मार्च कौन सी लेंगे, 27 मार्च। 27 मार्च से 26 दिसंबर। ठीक है, ये इतनी माथा बच्ची छोड़ के एक काम करो, ये ही कर लो तुम लोग तो। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर 3 दिसंबर आ गया तो फिर तुम लोग क्या कर लोगे, तो तुम लोग पीछे चल जाओगे। तो ये डेट वाइज होता है, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है उससे 10 महीने पहले। ठीक है, 27 दिसंबर को, एक सेकंड मैंने यहाँ पर डेट थोड़ी गलत दी थी, 27 और 24 दिसंबर, 27 दिसंबर को मेरा रिटायरमेंट हुआ है, तो मैं इससे जो है ना 10 महीने पीछे जाऊंगा। माइनस है नहीं, ये माइनस है। 27 दिसंबर में से 10 महीने पीछे चले जाऊंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 26 दिसंबर। मुझे लगता है कि आपको एवरेज सैलरी का मतलब भी समझ में आ गया और डेट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया समझ में, मुझे पता है समझ लोगे आप लोग। ठीक है, अब मेन चीज आती है सैलरी का मतलब क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में सैलरी का 3 बार बदलेगा मतलब। ठीक है, पहली बार भी आपको बताऊंगा अब कब बदलेगा, लेकिन अभी तक नहीं बदला है। पूरे चैप्टर में आप ये मान के चलिए, पूरे चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी का मतलब एक ही रहेगा, बेसिक पे, डीए। डीए कौन सा वाला, एम्प्लॉय से रिलेटेड वाला। ठीक है, डीए कौन सा वाला, एम्प्लॉय से रिलेटेड वाला। उसके यहाँ पे परसेंट कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। अरे आसान भाषा में बता दो अजी, जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल हुई है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज जो आपको वो लोग देंगे उसे कमीशन लेंगे। इस वाले फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना। सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस रिलेटेड टू सैलरी, सैलरी से जो रिलेटेड हो, प्लस परसेंट कमीशन। वो मैंने बता ही दिया था जो टर्नओवर के बेसिस पे हो।
ठीक है, आपको अब तो इतना समझ में आ गया 10 महीने की सैलरी। चलो एग्जांपल सब अपन कर लेते हैं। क्या लिखा था अपन लोगों ने, कितना आया था, 11,600 रुपए एक महीने एवरेज सैलरी आ गई थी। अब इसको इंटू 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,16,000। इस वाले को मिटा दूंगा ये समय। अच्छा, इसके अंदर अब आती है एडजस्टेड सैलरी। हम लोग एडजस्टेड सैलरी से हम लोग निकालेंगे, 4 अमाउंट इसके अंदर निकलते हैं। आइए समझते हैं एडजस्टेड सैलरी में क्या होता है। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने लिखा भी था, इसे फिर से लिख देता हूँ, 300, 120, 180, 14 ईयर। मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 14 साल काम करा। इसके अंदर इस वाली ऑर्गेनाइजेशन ने 300 दिन का है ना अलाउ कर रखा था छुट्टी लेने का, जिसमें से मैंने 120 दिन की ले ली, लेकिन 180 दिन में आया। अब मेरा 14 साल बाद रिटायरमेंट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया मेरा लीव एनकाशमेंट का पैसा कहाँ है? जब छुट्टियां थी तब भी मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में आया था काम करने के लिए, तो उस चीज का पैसा तो लेकर जाऊंगा ना मैं। मेन चीज ये आती है। तो पैसा लेने के लिए आपको रिटायरमेंट तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिटायरमेंट तक तो वेट करना ही पड़ेगा। या एक लीगल नोटिस भी आप देकर अपना रिटायरमेंट करवा सकते हैं, और अपना जो लीव एनकाशमेंट का जो पेमेंट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ लीव अलाउड इन अ ईयर। क्या देखा था अपन लोगों ने, 300 लीव अलाउ हुई है, लेकिन ये पूरे 14 साल के है। ठीक है, अपन लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ लीव जो अपन को अलाउ हुई है 40 हुई है। ये वाला जो 30 डेज है ना, इनकम टैक्स ने बोला है पूरे साल भर में 30 डेज ही लीव वैसे मिलनी चाहिए अगर देखा जाए तो लॉजिकली। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 40 लीव दी है एक साल में, और 30 लीव जो है इनकम टैक्स अलाउ करता है। अब इनकम टैक्स ये बोलता है इन दोनों से जो भी अमाउंट है ना, जो भी दिन छोटा होगा, 40 छोटा है या 30 छोटा है, जल्दी से बताओ। 30 छोटा है ना, तो जो लोअर है यहाँ पे 30 कर लो। अब ये चीज आती है कि नंबर ऑफ लीव टेकन। लेट्स सपोज मैंने कितनी लीव ली है, 18 मान लेते हैं, 18 लीव ली है। तो मैं कितने दिन आया, जिस दिन छुट्टी थी लेकिन उस दिन भी मैं आया था, वो कितने दिन निकले, 30 माइनस 18 कितने हुए, 12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझना बहुत ही जरूरी है, और अगर नहीं आया तो स्क्रॉल कर लो फिर से और फिर से समझो। अच्छा, मेन चीज ये आती है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 कौन सा है। इन दोनों का जो है ना लोअर वाले निकालने वाले, ये तो स्टेप 1 है। और नंबर ऑफ लीव टेकन, कितनी लीव ली है, ये वाला स्टेप 2 है। लिखते हैं, आ जाओ बकवास छोड़कर। 30 छुट्टी ली है, 30 छुट्टी अलाउ थी, जिसमें से 18 छुट्टी ले ली। और नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज, चलो वही 14 साल ले लेते हैं। और एवरेज सैलरी हम लोगों ने क्या निकाली थी, 11,600 रुपए। आओ इसका इंटू करते हैं 12। मेरे साथ जल्दी जल्दी करो इसका इंटू। 12 14 28 148 और 11 148 हो गया। सो हमारा जो अमाउंट है निकल कर आ गया 17,600। अब ये वाले जो चार है ना, इन चारों में से भी जो भी लोअर हो, लेट्स सपोज एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हुई है 10 लाख रुपए। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए। 10 महीने की एवरेज सैलरी कितनी है, 1,16,000 रुपए। और
जो हमारी एडजस्टेड सैलरी निकल कर आई है 17,16,000 रुपए। जल्दी से बताओ इनमें से लोअर कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट जो है हमारा 10 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी है, जल्दी बताओ। 1,16,000 रुपए। तो ये वाला अमाउंट हम लोग ले लेंगे और जो 10 लाख में से 1,16,000 रुपए माइनस कर देंगे। मैं आपको कर, खैर ये सारा एग्जाम्पल है, आप सभी वाला कर सकते हैं आराम से, एक बार नोट कर लो। एक सेकंड, मुझे कुछ चीज मिटानी है उसमें, ये केवल एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट के ऊपर। अच्छा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है? जैसे मानो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर बोझ बन जा रहे हैं, बुढ़े हो गए, 55 साल के हो गए, लेकिन अब उन्हें ना अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पसंद नहीं है। जैसे मानिए सन 2001 की बात है, टेक्नोलॉजी हमारा सन 2000 क्यों 2001 क्यों 1991 जब ग्लोबलाइजेशन खुला था, उसके यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हमारे इंडिया में एक तरह से मानिए पुनर्जन्म हुआ था। सो 1995 या 1998 की बात है, जब बहुत सारे ओल्ड एज ग्रुप के मेंबर्स थे, मतलब पर्सन थे जो एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट में, वो लोग मतलब फ्रेंडली नहीं होना चाहते थे नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो उनके पास गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा, या तो आप इस वाली टेक्नोलॉजी को सीख लो या फिर आप रिटायर हो जाओ। रिटायर यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लो, स्व इच्छा रिटायरमेंट। तो उन लोगों ने ये ले लिया। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले तो लिया, लेकिन इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो ये है। आपको उम्मीद करता हूँ वॉलेंट्री रिटायरमेंट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ। ये एक पर्सन है, इसने अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया बिलो एज ऑफ 60। बिलो एज ऑफ 60 क्यों? क्योंकि 60 के बाद तो गवर्नमेंट खुद ही रिटायर कर देती है, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट 60 से पहले की उम्र तक ही हो सकता है। स्व इच्छा रिटायरमेंट। आइए समझते हैं इसके अंदर सबसे बड़ी एक कंडीशन है। अगर किसी भी पर्सन को अपना रिटायरमेंट करवाना है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वो बंदा जो जिसकी एज है ना 40+ होनी चाहिए और उस वाली ऑर्गेनाइजेशन में वो 5 साल से ज्यादा की सर्विस कर लेना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये रही, मैंने भी लिख रखा है। आपको पता है मैं इस तरीके से करके एम्प्लॉय को शो करता हूँ। एम्प्लॉय की एज है 40+ होनी चाहिए, या फिर उसका जो सर्विस है ना +5 ईयर होना चाहिए, +5 ईयर होना चाहिए। उसके यहाँ फिर आ जाता है, जैसे मानिए मैं क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एम्प्लॉय है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, इसने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। अब ये वाला जो पर्सन है इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में का ये इस वाली होता है ए ऑर्गेनाइजेशन और बी ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला जो पर्सन है ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, ए ऑर्गेनाइजेशन से इसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, उसके यहाँ फिर ए ऑर्गेनाइजेशन से बी ऑर्गेनाइजेशन में चल गया काम करने के लिए। पर ये जो बी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती है, तो जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट अमाउंट है ना वो फिर फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन लगेगी। यही सेकंड पॉइंट बना जाता है। पर्सन जो है रीजॉइन नहीं करना चाहिए इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उन वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके रिलेटेड टू द सेम मैनेजमेंट। इसका और बी का मैनेजमेंट सेम है। आइए समझते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। अब ऐसा नहीं होता कि
ये मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने केवल और केवल इसी पर ही बताऊँ कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट करा, नहीं, मुझे इन चारों पर ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट करना पड़ेगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट की स्कीम लागू करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये मुझे एग्जाम्पशन मिल सकता है, वरना फिर नहीं मिल सकता है। देते रहो फिर तो। और अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई ना, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन में पड़ेगा। आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन फिर बता रहा हूँ, सेक्शन 40 अंडर सेक्शन 44 नहीं, हाँ, अंडर सेक्शन 35 DDA वॉलेंट्री रिटायरमेंट बताता है। तो आपको जो बिजनेस का जो एक्सपेंस है ना, वो भी आप उसके अंदर लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 कंडीशन फॉलो नहीं करी। आइए समझते हैं इसे कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। आइए समझते हैं इसे कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हर किसी में सेम है, बोल दो। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए, कोई लॉजिक है नहीं, लिखा है जो लिखा हुआ है। अब मेन चीज आती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। इस वाली तारीख को है ना, मैंने मेरा वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और मैंने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन पता है इधर करा था, तो इतने सालों में मुझे 30 साल हो गए इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते। 30 साल हो गए ना। आओ चलो इसी पर ही खेल जाते हैं इस गेम। जी हाँ गाइस, समझते हैं। हमने इस वाली तारीख को वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, और हमने ज्वाइन कब करा? हमने ज्वाइन इधर करा और रिटायरमेंट इधर ले लिया, तो इस बीच में हमने कितने साल काम करा? 30 साल। आइए समझते हैं इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। थर्ड पॉइंट, 3 मंथ सैलरी जब भी हमारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट होने वाला था, उससे पिछले 3 महीने की सैलरी, और उसको कर देंगे हमने कितने साल इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करा है। लेट्स सपोज इससे पिछले 3 महीने की सैलरी थी मेरी 10 यानी 3 महीने की सैलरी 30,000 रुपए। वो कितने साल मैंने इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करा? 30 साल। 30,000 इंटू 30, तो जल्दी से करो, 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट निकल कर जाएगा 9 लाख रुपए। उम्मीद करता हूँ तो समझ में आई होगी। अब मेन चीज सोचने वाली है कि मैंने यहाँ पे 15 साल क्यों लिखा, जाना है तो 15 साल क्यों लिखा। मतलब आप ये मानिए 15 साल भी आप काम करते तो अभी आपको सैलरी मिलती, तो मानिए 1 साल की सैलरी आपको मिलती, एक 1,20,000 रुपए 1 साल की सैलरी मिलती, और 15 साल में चलो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट सब कुछ हटा देते हैं, तो 15 साल में कितनी मिलती? जल्दी से कैलकुलेट करो। 15, 1,80,000, 18 लाख।
तो आपको 18 लाख रुपए सैलरी मिल जाती अगले 15 साल में। वही सब, ये तो लॉस हो गया। इसी वाले लॉस को कवर अप कर, इस मतलब लॉस क्या, वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल रहा है ना, तो एक ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने ले लिया कि जो अगले जो 15 साल में जो पैसा मिलता उसको भी हम लोग इधर लिख लेते हैं कैलकुलेशन करते समय। सैलरी ऑफ उम्मीद करता हूँ गाइस आप ये सारा सारा समझ में आ गया होगा और आप लिख भी लेंगे। अच्छा एग्जाम्पल से बताना है, कोई नहीं एग्जाम्पल भी लेते, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सपोज एक्चुअल अमाउंट जो मुझे रिसीव हुआ है 10 लाख रुपए हुआ है, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए है ही। 3 महीने की सैलरी कितनी है अजी, इसके पिछले 3 महीने की सैलरी 10,000 रुपए थी, तो 10 10 10 कितने हो गए, 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए अपन ने यहाँ पर करा था ना कहीं पे, अच्छा मिटा दे कोई बात नहीं। 30,000 रुपए इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज, 30 साल की नौकरी करी थी अपन लोगों ने। 30,000 इंटू 3 कितने हो गए, जल्दी से बताओ। 9 लाख रुपए। तो लिख देते हैं इधर भी, ये यहाँ पे छोटा सा लिख दिया 9 लाख रुपीज। उसके यहाँ पे सैलरी ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जो भी सैलरी हम लोगों को मिलनी थी आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब और इनटू किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर सर्विस लेफ्ट। अरे आसान भाषा में, इतने कंफ्यूजन मत करो। 1,20,000 रुपये पूरे साल की सैलरी थी और 15 साल काम और कर सकते थे, तो 15 से इंटू कर दिया अपन ने, कितना आ गया 18 लाख रुपए। यहाँ पे लिख दो 18 लाख रुपए। अब इन चारों में से लोअर कौन सा अमाउंट है, क्या 10 लाख है, 5 लाख है, 18 लाख है या 10 लाख है। नहीं नहीं 9 लाख है। इन चारों में से जो लोअर अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है। तो एक्चुअल अमाउंट में से 5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा और 5 लाख रुपए एक्सेप्ट हो जाएगा। बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लिख रहे होंगे साथ के साथ। आइए समझते हैं कि रिट्रीटमेंट कंपनसेशन होता भी तो होता क्या है। ये मानिए ये हमारा एम्प्लॉय है, ये मानिए सेठ है और इसने इस वाले एम्प्लॉय को फायर कर दिया है फ्रॉम जॉब। लेकिन 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 इसने कोई सा भी मतलब वायलेंट एक्टिविटी करी नहीं है। यहाँ पर लिखिए बट नॉट ड्यू टू ऑफ वायलेंट एक्टिविटी। मतलब एक सेठ ने अपने एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया, लेकिन उस वाली चीज में उस एम्प्लॉय की कुछ गलती नहीं थी, वो केवल फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के कारण ही उस सेठ ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन से। और ये किस में कवर होना चाहिए, एक्ट 1947 के अंदर। अरे ये सारी सारी बातें छोड़ो भैया, ये बताओ कि कैलकुलेट अमाउंट किस तरह से निकाले, आइए वो ही समझते हैं, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है।
जो भी हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है, नहीं बात नहीं है कोई, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है, मैक्सिमम लिमिट LIMIT, मैक्सिमम लिमिट रुपए 5 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रिट्रीचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट के दोनों की मैक्सिमम लिमिट सेम है। 15 दिन की सैलरी, ठीक है, ऑफ एवरेज ऑफ 3, पूरी ऊपर से चले गई ये वाली तो इंग्लिश तो, है ना, मुझे भी ऐसे लगा था फर्स्ट टाइम पढ़ते समय। ठीक है, इस वाले को भी समझा दूंगा। उससे पहले मैंने बोला था सैलरी का मीनिंग बदलेगा इस वाले चैप्टर में, पहली बार बदल चुका है। इसका सबसे पहले मीनिंग लिख लीजिए, सैलरी का जो भी आपका बेसिक पे है प्लस डीए। डीए कौन सा वाला? जी हाँ, बिल्कुल सही, इफ वाला। मुझे इफ जो है ना रिलेट टू सैलरी करता है या रिलेट टू एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय करता है, वही वाला। दोनों बार समेत बोलो एक ही है। या फिर जो भी आपका परक्यूजेट्स है या अलायंस है, पर इसके अंदर कोई सी भी जो रिकवरी, अरे इतना लंबा क्यों लिखे हैं, इन दोनों को यूं करके लिख दीजिए, जो भी इसका ग्रॉस अमाउंट है, यानी सैलरी का मतलब पहली बार बदल चुका है। बेसिक पे डीए इफ वाला, परक्यूटिस एंड अलायंस। अच्छा, इसके अंदर के वैसे तो आप लोगों ने अलायंस पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे मानिए अलायंस आपको मिला, आप ही मार्क्स एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस 100 रुपये पर मंथ का एग्जाम होता है, हम लोगों को 200 रुपये मिले एक ही बच्चे का, तो कितना हो गया 200 इंटू 12 2400 और 100 इंटू 12 1200। सो 1200 रुपये जो है वो एग्जाम हो जाएंगे और हमारी सैलरी में कितना ज्वाइंट होगा 1200 रुपये। सो ये बोल रहा है आपको नेट अमाउंट पे नहीं पहुंचना, 1200 रुपये पे आपको वो ही अमाउंट लिखना है जो आपके सेठ ने आपको हाथों में थमाया है, यानी पकड़ाया है, यानी 2400 रुपये। तो परक्यूटर्स और अलायंस का ग्रॉस अमाउंट। आइए समझते हैं 15 डे ऑफ सैलरी एवरेज, ये क्या माथा बच्ची है। लेट्स सपोज मेरी इनकम थी रिट्रीटमेंट कंपनसेशन लेने से जस्ट पहले 2000 3000, ये पिछले 3 महीने की इनकम थी। अब इनके डेज भी होंगे कुछ 30 31 प्लस 29, यानी फैब वाला दिन। इतनी माथा बच्ची मत करिए, इसका केवल लिखते रहिए। 2 5 7 हजार, 7 हजार 30 31 90
इन दोनों को डिवाइड करना तो क्या आ रहा है, 90 को 7000 से, जल्दी करो, मैं भी करता हूँ। ₹77.77 पैसा आ जाएगा। कितने का है ये, 1 डे। अभी जो 1 डे वाला जो आया है ना 77, इसको इंटू कर दीजिए 15 से, क्या आएगा, जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ साथ। 770 क्या हो रहा है आज कंफ्यूजन का यार। 38.5 35 110, ये एक बार मान लेते हैं कि 1150 दिन कैलकुलेशन को क्या होता है, वही पर अभी चीज कैलकुलेट। चलो ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, इसे एक बार ये वाला मान लेते हैं, 1150 अमाउंट आ गया बस। इसका मतलब इससे क्या समझ में आया, 15 दिन की जो सैलरी है ऑफ एवरेज ऑफ 3 मंथ, मतलब एक दिन की जो सैलरी है हम लोगों ने कैसे निकाला, 3 महीने की एवरेज सैलरी निकाल दी, 7000 रुपये आ गई, उसको कितने दिन है उससे डिवाइड कर दिया, पर डे की सैलरी आ गई 77। अभी तो 77 जो रुपीज है, इसको 15 दिन से इंटू कर दिया, ये डे है, निकल कर आ गया हमारा रिट्रेसमेंट कंपनसेशन। एक मैं छोटी सी चीज इसके अंदर बताना भूल गया बस, वो ही, बाकी सब कुछ सही है इसके अंदर। कैसे निकल गई, नंबर ऑफ ईयर सर्विस। इस वाले पॉइंट को आज मैंने खुद नहीं सही ढंग से देखा था, इस कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है इस वाले पॉइंट में। बाकी सब कुछ जो आपने कराया ना वो सब कुछ सही है, बस इस वाले पॉइंट को एक और बार फिर से समझ लीजिए, मैं मेरा बेस्ट देता हूँ इस पर समझ। जो भी हमारा रिट्रीटमेंट कंपनसेशन है, यानी हमारे एम्प्लॉयर ने हमें ऑर्गेनाइजेशन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब लेकिन हम लोगों ने कोई सी भी गलत एक्टिविटी यानी वायलेंस एक्टिविटी नहीं करी, तब भी निकाला है, तो ही हम लोग रिट्रीटमेंट कंपनसेशन के लिए अवेल होंगे, ठीक है, तो ही हमें एग्जामेशन मिलेगी। अब देखते हैं कि एग्जामेशन के लिए अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे। मेन चीज आती है हर बार की तरह, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके अंदर आता है यहाँ पर मेन चीज 15 डेज सैलरी ऑफ एवरेज ऑफ 3 मंथ, मतलब 15 दिन की सैलरी निकालनी है, इससे जस्ट पिछले वाले 3 महीने के एवरेज पर। लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पर भी लिया था 2000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। ये मानिए अप्रैल में अप्रैल में मैंने ऑर्गेनाइजेशन से मुझे निकाल दिया धक्का मार के, मुझको निकाल दिया धक्का मार के मेरे एम्प्लॉयर ने, तो मैंने बोला भाई रिट्रीटमेंट कंपनसेशन तो दे दे, मैंने तेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी वायलेंस नहीं उठाया, मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैंने तेरे किसी भी स्टाफ के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना ही कोई किसी को छेड़ा वेड़ा, तो मुझे रिट्रीटमेंट कंपनसेशन तो दे दे तू। उसने बोला ठीक है दे देते हैं। अप्रैल से जस्ट पीछे का कौन कौन सा आया, मार्च, फेब, जैन। सो ये वाला जो है ना, जैन के 2000 रुपये, फेब के 2000 रुपये और मार्च के 3000 रुपये, हमने कैलकुलेशन भी करी थी। 30, 31, 29, फेब 29 डेज का होता है, याद हो, ठीक है। यहाँ पर से हो गया। अब हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, 7000 रुपये आए, उसके यहाँ फिर कितने दिन थे जी, 3 महीने में कितने दिन होते हैं एवरेज अगर मानोगे तो, मैक्सिमम मानोगे तो 91, 92 और 90, ये तो होते होते हैं, इससे कम नहीं होते।
इससे कम हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। सो हम लोगों ने पर डे का निकल लिया 77.77 रुपीज। ये आ गया हमारा वन डे का। हमें करना था इसे 15 से इंटू। अब हमने कितने साल उस वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है। लेट्स सपोज मैंने उस वाली ऑर्गेनाइजेशन में 14 ईयर्स काम किया है। तो ये 1150 को है, 14 से इंटू कर देंगे, क्या आएगा जल्दी से बताओ। इस बार तो फास्ट होगा। 14, 11,500, 1,150, 600, 4,600। सो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 14 सालों का 16,100 रुपया। आइए लिख देते हैं एक बार इसे भी अमाउंट को। 16,100 रुपया हमारे पास निकल कर है। एक्चुअल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ था, अज्यूमिंग फिगर है 1 लाख रुपए है। 16, अब इन तीनों में से लोअर कौन सा है, क्या 1 लाख रुपए लोअर है, 5 लाख रुपए लोअर है, या 16,100 रुपए लोअर है। जवाब आएगा 16,100 रुपये लोअर है। सो 16,100 को एक्चुअल अमाउंट से क्या करेंगे, लेस करेंगे, कर दो, करेंगे तो फिर 83,900 रुपीज आ जाएगा, जो हमारा टैक्सेबल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट अब साइड से समझ में आ गया होगा, मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होगा। पॉइंट लिख लो एक बार।